नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा रचित कहानी वितृष्णा। माँ, पापा लौट आए हैं। खाना खाते हुए मैंने सूचना दी। अच्छा, इनकी ठंडी प्रतिक्रिया थी। चाचा को भी साथ लेते आए हैं, इसलिए अकेले छोड़ते नहीं बना होगा ना। तभी तो 13वीं के बाद भी महीना भर तक रुक गए थे। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खाना खाते रहे। हम लोग कल वल जाकर मिल आएंगे। मेरे स्वर में अनुनय था। कल वल तो मुश्किल है, संडे को देखते हैं, उन्होंने विषय समाप्त करते हुए कहा। मेरे लिए संडे तक प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं अगले दिन दोपहर को ही चली गई। चाची की 13वीं पर देखा था, उस तुलना में चाचा आज बहुत थके से लगे। स्वाभाविक भी था, इस उम्र में जीवन साथी का एकाएक बिछड़ जाना पति पत्नी दोनों पर ही भारी पड़ता है। फिर इन दोनों के तो कोई संतान भी नहीं है जिसके पास जाकर अपना दुख हल्का कर सके। माँ, पापा इसीलिए तो वहां से निकल नहीं पा रहे थे। इतने बड़े घर में चाचा को अकेले छोड़ने का उनका शायद मन नहीं हो रहा था। शायद इसीलिए उन्हें साथ ले आए थे। दोपहर को सारा काम निपटा कर गई थी, पर बच्चों से पहले घर लौटना भी था, इसलिए उस दिन ज्यादा देर बैठ नहीं पाई। बस उन लोगों को देखकर लौट आई। सोचा रविवार को इनके साथ जाऊंगी, तब आराम से बातें होंगी। रविवार की दोपहर संजू और सीमा अचानक ही आ गए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। राखी, भाई दूज या बच्चों के जन्मदिन छोड़ दें तो इन लोगों का आना कम ही हो पाता है। नौकरी का बहाना तो खैर है ही। मैं ही माँ पापा के लिए बीच बीच में चक्कर लगाती रहती हूँ। जब भी ये लोग आते हैं, सीमा शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती है। सास ससुर की सेवा करते समय वो कितना पस्त हो चुकी है, यह जताना वह कभी नहीं भूलती। और अब तो घर में एक और व्यक्ति का इजाफा हो गया है, चाचा जी जो आ गए हैं। बेचारी कितनों की सेवा करेगी। मैं मानसिक रूप से सब कुछ सुनने के लिए तैयार ही थी। उसने भी जरा सा भी समय नहीं गंवाया और शुरू हो गई। उसकी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, छोटा सा घर, घर में पहले 2 बुजुर्ग और अब चाचा जी को मिलाकर 3 बुजुर्ग। उस बेचारी की तो समस्याओं का अंत ही नहीं था। पापा एक बार हमसे पूछ तो लेते। संजू ने पहली बार मुंह खोला। वैसे उसकी बात भी ठीक ही थी। मैंने अपनी तरफ से समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हुए कहा, एक काम करती हूँ, मैं चाचा जी को अपने पास ले आती हूँ। नहीं नहीं दीदी, अभी उन्हें आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, वे क्या सोचेंगे। संजू ने अपना गला साफ करते हुए कहा, एक काम करो, तुम माँ पापा को थोड़े दिन अपने पास बुला लो। माँ पापा का चेंज भी हो जाएगा और हम लोग चाचा को ठीक से रख पाएंगे। अभी तो उनकी ढंग से सोने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। बेचारे ड्राइंग रूम में दीवान पर सोते हैं। मैंने श्रीमान जी की ओर देखा। इस प्रस्ताव पर उनकी सहमति आवश्यक थी, पर वे टीवी पर मैच देखने में मशगूल थे। ऐसी फालतू बातों की ओर ध्यान देने की उन्हें फुर्सत नहीं थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि टीवी देखने का कितना भी नाटक कर लें, कान उनके हमारी बातों पर ही थे। इसका प्रमाण तुरंत ही मिल गया। संजू सीमा को विदा कर मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, ये बोले, तुम्हारे भाई भाभी बड़े शातिर हैं। क्या मतलब है तुम्हारा। जैसे ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ आई, माँ बाप को देश निकाला दे दिया। कैसी बातें कर रहे हो आप। ठीक ही तो कह रहा हूँ, तुम्हारे माँ बाप को तो पूरा निचोड़ लिया है। अब उनके पास कुछ नहीं है तो रवाना करने की कोशिश करने लगे। चाचा के पास अभी मालटाल है, उनके आगे पीछे कोई है भी नहीं। अब उन्हें निचोड़ेंगे। तभी तो तुम्हारा प्रस्ताव, जब तुमने कहा कि चाचा को तुम अपने घर ले आओगी, उन्हें मान्य नहीं हुआ। सोच रहे होंगे कहीं दीदी सारी मलाई ना गटक ले और हम टापते ही रह जाएंगे। वे बेचारे क्या जाने, उनकी दीदी में इतने गट्स होते तो क्या बात थी। उनका इशारा मैं समझ गई, पर चुपचाप खड़ी रही। बेकार बहस बढ़ाने से क्या फायदा। पापा का एक सपना था, रिटायरमेंट के बाद वे गांव लौट जाना चाहते थे। इसलिए गांव के पुराने पुश्तैनी घर को ठीक ठाक करने का उन्होंने प्लान बनाया। मेरे भाई संजू को जैसे ही पता लगा, वह दौड़ा दौड़ा गया और बोला, पापा यहाँ पर पैसा फेंकना बेकार है।
यहाँ आप कितने दिन रह पाएंगे? यहाँ ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना ट्रांसपोर्टेशन, ना ढंग के लोग हैं, ना लाइब्रेरी। 4 दिन में ही ऊब जाएंगे आप। इससे तो अच्छा है हम लोग शहर में ही बड़ा सा मकान ले लें, सब लोग एक साथ रह लेंगे। संजू की बात शायद पापा नहीं मानते, पर माँ ने भी बेटे का साथ दिया। उन्हें अब पोते के साथ, बेटे बहू के साथ रहने का मन था। फिर मैं भी तो इस शहर में थी। उनकी बेटी, उनके दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने रहेंगे। एक माँ को और क्या चाहिए? आखिर माँ बेटे की जिद के सामने पापा ने हथियार डाल दिए। इतने सालों तक सरकारी क्वार्टरों में रहने के बाद फ्लैट में रहना उन्हें रास नहीं आ रहा था, पर उतने से पैसों में स्वतंत्र घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। श्रीमान जी तब बहुत भुनभुनाए थे। पुश्तैनी जायदाद में बेटी का भी बराबर हिस्सा होता है, यह बात मैं भी जानती थी, पर गांव के उस पुराने मकान के कितने मिलेंगे मुझे पता था। उस छोटी सी रकम में हिस्सा बंटाने का मन नहीं हुआ मेरा। आखिर संजू मेरे माता पिता के लिए ही तो बड़ा घर ले रहा था, पर मेरे इस अपराध को ये कभी क्षमा नहीं कर पाए हैं। पापा को अपने घर आने के लिए राजी करना एक बहुत टेढ़ी खीर थी। पापा तो मेरा प्रस्ताव सुनते ही भड़क गए थे। ये मेरा घर है, इसमें मेरा पैसा लगा है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और मोनू, उसको तो मैं यहाँ अपनी जिम्मेदारी पर लाया हूँ, मेरा छोटा भाई है वो, तो उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखना भी तो आपकी ही जिम्मेदारी है। अभी चाचा जी के पास ढंग से सोने के लिए जगह नहीं है, दीवान पर पड़े रहते हैं। अच्छा लगता है क्या? और आपको घर से कोई निकाल नहीं रहा है। मैंने तो एक सजेशन दिया था, जरा सीमा का भी तो सोचिए। बच्चों को देखना, 3 बुजुर्गों की सेवा करना, और ऊपर से नौकरी। अकेली बेचारी जान कहाँ तक मरेगी वो? तो नौकरी ही तो करती है, और क्या करती है? माँ बीच में बोली, दोनों वक्त की रसोई मैं देखती हूँ। सुबह नौकरी का बहाना है, शाम को बच्चों का होमवर्क है। बच्चों के टिफिन भरने से लेकर उनको धो के सुखा के भरने तक का काम सारा मैं ही करती हूँ, समझी? तो चलो ना, इसी बहाने तुम्हें भी थोड़े दिन आराम मिल जाएगा। मेरे घर आना और अपनी बेटी के घर में खूब ऐश करना। यह प्रस्ताव लेकर मैं जानबूझकर दोपहर में गई थी। चाचा जी बाहर दीवान पर सो रहे थे। हम लोग कमरे में थे, लाख धीरे धीरे बात कर रहे थे, पर शायद उन्होंने सुन ही लिया। भीतर आकर बोले, मेरे यहाँ आने से इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी असुविधा होगी, यह पता होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। प्रॉब्लम कोई नहीं है चाचा जी, ना कोई असुविधा है, बस आपको ठीक से सुविधा ना देने के कारण संजू शर्मिंदा हो रहा है। मैं तो आपको अपने घर भी ले जा सकती हूँ, दोनों घरों को एक ही समझिए, जैसा यहाँ वैसा वहाँ। पर फिर संजू बहुत दुखी हो जाएगा कि घर छोटा होने के कारण वह आपको ढंग से रख नहीं पाया। इसलिए माँ पापा से कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए मेरे पास आकर रहिए, मुझे भी तो माँ बाप की सेवा करने का मौका मिले। मेरा भी मन करता है उनके साथ रहूं, आपको भी थोड़ा चैन हो जाएगा, और एक ही शहर में तो है, मिलना जुलना होता ही रहेगा। पता नहीं कैसे क्या हुआ, पर एक दिन माँ पापा मेरे पास रहने आ ही गए। शायद बहू ने तेवर दिखाए होंगे, या चाचा के सामने कलह क्लेश नहीं चाहते होंगे। वे लोग मेरे घर आ गए। मैंने गेस्ट रूम उनके लिए तैयार कर दिया, अपने बेडरूम वाला टीवी लाकर वहां लगा दिया, पापा की पसंद का अखबार भी शुरू करवा दिया, उनकी मनपसंद कुछ पत्रिकाएं भी कमरे में रखवा दी। अपनी शक्ति भर मैंने वह सब किया, पर देखा दोनों एकदम बुझ से गए हैं। माँ तो फिर भी थोड़ा हंस बोल लेती थी, पर पापा तो एकदम चुप हो गए थे, कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। संजू के यहाँ थे तो सुबह शाम घूमने जाते थे। हम उम्र लोगों का वहाँ अच्छा ग्रुप बन गया था। हम उम्र लोग तो अड़ोस पड़ोस में यहाँ भी थे, पर इस उम्र में परिचय के सूत्र बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। किसी वृक्ष को उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाए तो वह मुरझा ही जाता है। दिन का खाना मैं, पापा और माँ हम तीनों साथ में खाते थे, पर रात में श्रीमान जी भी टेबल पर होते थे। इनकी उपस्थिति में पापा बहुत असहज महसूस करते थे, और उन्हें कंफर्टेबल करने का दामाद ने भी कभी प्रयास किया ही नहीं। फिर मैंने इसका भी तोड़ निकाल लिया। मैंने माँ पापा को बच्चों के साथ खाना खिलाना शुरू किया। कहा कि रात में जल्दी खा लेना ठीक होता है, खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए।
चौथे 8वें दिन चाचा जी आ जाते तो पापा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती। दोनों भाई देर तक बतियाते रहते। फिर माँ मुझे फुसफुसा कर कहती, लाला को खाने के लिए रोक लेना, वहां पता नहीं क्या कैसा बनता होगा। चाचा ना नुकर नहीं करते। हाँ, संजू के यहाँ फोन जरूर कर देते। अगर दिन में आते तो घर से खाना खाकर ही आते थे, क्योंकि सीमा खाना सुबह बनाकर ही जाती थी। फिर भी मेरे आग्रह पर एक आध रोटी खा लेते थे। खाना खाते हुए उनका शिकायतों का पिटारा भी खुल जाता। भाभी, बहू तो तुम्हारी बहुत गजब है। कल बड़े बेटे को मेरे बिस्तर में ही घुसा दिया। मैं फिर सीधा जाकर दीवान पर सो गया। सनी हम दोनों के पास ही सोता था ना, माँ ने कहा। दरअसल संजू के पास 2 ही बेडरूम हैं, इसलिए एक बच्चा अपने मम्मी पापा के पास सोता था और दूसरा हमारे पास। पर चाचा को इसकी आदत थोड़ी ही है। कभी कहती, तुम्हारी बहू ने मुझे क्या मास्टर समझ लिया है। ऐसे रात को बच्चों की कॉपी किताब लेकर भेज देती है। पहले होमवर्क वही करवाती थी ना, अब रसोई में लगना पड़ता होगा तो समय नहीं मिलता होगा। रसोई तो वो जैसी बनाती है ठीक ही है। मैं हैरान हूँ, भाई साहब कैसे खा लेते थे। ये तो इतने मीन मेख निकालने वाले हैं। अंजलि तो घबराती थी इनसे। मेरे रहते तुम्हारे भाई साहब को किसी और के हाथ का खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शिकायतें दूसरे पक्ष से भी कम नहीं होती थी। दीदी, चाचा जी दोपहर को आपके यहाँ आए थे क्या? काम वाली ताला देखकर लौट गई। अब कपड़ों और बर्तनों का ढेर पड़ा है मेरे लिए। दीदी पता है, आज बच्चों को पड़ोस से चाबी लेकर दरवाजा खोलना पड़ा। दीदी, कल रात हम पिक्चर जा रहे थे। चाचा जी ने कहा बाहर से ताला डालकर जाना, मैं आधी रात को उठकर दरवाजा नहीं खोलूंगा। सुनकर मुझे बहुत मजा आता। भाभी को माँ पापा की अहमियत का अब पता चलेगा। उनके भरोसे दोनों कितने निश्चिंत थे। ना घर की फिक्र थी, ना बच्चों की, ना रसोई की, ना होमवर्क की। मैं सोच रही थी ब्रेकिंग पॉइंट बस आने ही वाला है। लेकिन उससे पहले ही एक दिन चाचा जी सूटकेस समेत मेरे घर में दाखिल हुए। कहीं ये रहने तो नहीं आ गए। श्रीमान जी की प्रतिक्रिया की कल्पना से ही मुझे डर लगने लगा। पर चाचा जी ने मुझे ज्यादा देर पसोपेश में नहीं रखा। मुझसे एक गिलास पानी मंगवाकर पिया और फिर माँ पापा के चरण छूकर बोले, कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ। एकदम कैसे? पापा ने हड़बड़ाहट में पूछा। लौट कर बताता हूँ, उन्होंने कहा और बाहर खड़ी ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ गए। माँ की तो जान ही सूख गई। ये एकदम कहाँ चल दिया? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? बड़े चाव से हम लोग उन्हें लेकर आए थे, पर अब तो हम खुद ही शरणार्थी बन गए हैं। हम क्या करें? मम्मी प्लीज अपने आप को शरणार्थी मत कहो। तुम कहीं सड़क पर तो नहीं पड़ी हो, अपनी बेटी के घर पे हो, जो तुम्हें आदर मान से लेकर आई है। और रही चाचा जी की बात, तो उन्होंने कहा है ना कि लौट कर बताता हूँ, तो इसका मतलब वे वापस आएंगे। घर बार गए होंगे देखने के लिए, 1-2 दिन में आ जाएंगे। उनके इस आकस्मिक प्रस्थान से संजू सीमा भी परेशान हो गए थे। सीमा तो बार बार मुझसे उनका प्रोग्राम पूछती। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सीमा का धैर्य समाप्त हो जा रहा था। एक दिन बोली, दीदी मैं सोचती हूँ मम्मी पापा को अब घर वापस ले जाऊं। कब तक चाचा जी की राह देखेंगे? और अगर इस बीच अगर चाचा जी वापस आ गए तो फिर मम्मी पापा को वापस आपके पास भेज दूंगी। मैंने एक वाक्य महीनों से रट रखा था, वो फौरन उसे सुना दिया। सीमा, मम्मी पापा को क्या तुमने फुटबॉल समझ रखा है, जो उन्हें जब चाहोगी जिधर चाहे लुढ़का दोगी? यह बात उसके मुंह पर फेंक कर मुझे इतना हल्का महसूस हुआ। हाँ, उसका मुंह जरूर सूज गया होगा, पर मेरी बला से। एक दिन हमारी प्रतीक्षा का अंत हुआ। चाचा जी मिठाई का पैकेट लेकर पधारे। माँ पापा के चरण स्पर्श करके मुझे बोले, जवाई राजा घर में है ना, बुलाओ भाई। दोनों को जोड़े से निमंत्रण दूंगा। ऑफिस से लौटकर ये फ्रेश होने ही गए थे। शायद उन्हें चाचा जी की बुलंद आवाज वहीं सुनाई दे गई थी। वॉशरूम से निकलते हुए बोले, तुम्हारे चाचा जी फिर से शादी कर रहे हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आइए। जमाई राजा के ड्राइंग रूम में आते ही चाचा जी उठ खड़े हुए। नाटकीय ढंग से उन्होंने हम दोनों के हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़ाया और हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारे ही शहर में एक छोटा सा आशियाना ले लिया है। रविवार को छोटी सी पूजा रखी है ताकि गृह प्रवेश की रस्म भी हो जाए।
तुम लोग और संजू का परिवार, बस इतने ही लोग रहेंगे। अभी बहुत लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। हम लोगों को आश्चर्य तो हुआ, पर हमने बधाई देने में कोई कंजूसी नहीं की। चाय पीते हुए चाचा जी ने कहा, भाभी और भाई साहब को लेकर जा रहा हूँ, सब कुछ इन्हीं को तो करना है, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है। और मैंने देखा भाई साहब और भाभी अपनी अपनी सूटकेस लेकर पहले से ही तैयार खड़े थे। शायद चाचा जी ने माँ पापा को सूचना पहले ही दे दी थी। माँ पापा के जाते ही घर एकदम सूना हो गया। घर में से दो प्राणी कम हो जाएं तो खालीपन तो व्यापता ही है। पर मेरे उदास होने का कारण यह था कि मैं जानती थी कि दोनों अब वापस लौटकर नहीं आएंगे। चाचा जी के अपने घर जाने के बाद संजू सीमा उन्हें अपने घर ले जाएंगे। शहर के बाहर सीमेंट का जंगल उगाया था। उन्हीं कॉलोनियों में से एक में चाचा जी का नया फ्लैट था। 2 BHK सुंदर फ्लैट था। बाहर गैलरी थी, भीतर वॉशिंग स्पेस भी था, वेट गैलरी थी। खास बात यह थी कि बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा भी थी। चाचा जी अपने पुराने सेवक को साथ ले आए थे और गृहस्थी का सामान भी। माँ ने लखन के साथ मिलकर 2 दिन में ही घर ठीक से जमा दिया था। 2-3 बक्से अब भी खुलने को बाकी थे, पर जरूरत का सब सामान निकल आया था। माइक्रोवेव से लेकर फ्रिज तक रसोई में हर चीज मौजूद थी। चाचा जी शायद जाने से पहले सारा इंतजाम करके गए थे, क्योंकि हर कमरे में AC भी लग चुका था, हर बाथरूम में गीजर फिट था, पलंग भी नए लग रहे थे। माँ ने अपना वाला कमरा तो ऐसे जमा दिया था जैसे हमेशा वहीं रहने का इरादा हो उनका। चाची जी बहुत शौकीन थी, उनकी पसंद भी बहुत ऊंची थी। उनकी क्रॉकरी, बर्तन, पर्दे, चादरें सब आला दर्जे के होते थे। सीमा तो हर चीज को छू कर उलट पलट कर देख रही थी, मन ही मन कीमत का अंदाजा लगा रही होगी। पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। खाना भी बहुत अच्छा था। बहुत दिनों बाद माँ को रसोई का एकदम राज मिला था। किसी का अंकुश नहीं था, इसलिए उन्होंने भी बहुत मन लगाकर खाना बनाया था। खाने के बाद हम सब हॉल में बैठकर गपशप कर रहे थे कि एकाएक सीमा ने पूछा, मम्मी जी, ये सब समेटने में आपको 1 आध दिन तो लग ही जाएगा ना? मैं आप लोगों को लेने परसों आ जाऊं या चाचा जी आपको घर छोड़ देंगे? एकदम से चाचा जी उठे और निर्णायक स्वर में कहा, ये लोग अब कहीं नहीं जाएंगे। हम तीनों बूढ़े प्राणी यहीं रहेंगे और ये चौथा बूढ़ा लखनलाल हमारी सेवा करेगा। क्षण भर को हॉल में चुप्पी छा गई। यह प्रस्ताव हम सब के लिए अप्रत्याशित था। थोड़ी देर बाद संजू की आवाज आई, चाचा जी, अचानक ये कैसा फैसला? अचानक नहीं बेटे, बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था। भाई साहब की इच्छा थी कि अब जब मेरी वाइफ की मृत्यु हो गई है तो अब मैं अकेला न रहकर अपने भाई और भाभी के साथ उनके परिवार के बीच में रहूं। मुझे भी यह प्रस्ताव अच्छा लगा, इसलिए मैं उनके साथ चला आया। पर यहाँ आकर देखा कि हम किसी भी घर में हम तीनों एक साथ रह ही नहीं सकते, इसलिए ये अलग आशियाना बना लिया। सीमा एकदम तपाक से बोल उठी, इससे तो अच्छा था चाचा जी आप हमें ही एक बड़ा सा घर दिलवा देते, फिर सब लोग आराम से साथ रह लेते। नहीं बेटा, इतने दिनों में मैं एक बात अच्छी तरह जान गया हूँ कि हर कहीं मैं एडजस्ट नहीं हो सकता। मेरी आदतें बिगड़ चुकी हैं। घर में सबसे छोटा था, इसलिए पहले तो माँ ने खूब लाड किए। फिर जब भाई साहब की शादी हुई और भाभी आई तो उन्होंने भी मेरे नखरे उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ से ज्यादा प्यार दिया था भाभी ने मुझे। रही सही कसर तुम्हारी चाची ने पूरी कर दी। बच्चे तो थे नहीं तो सारा प्यार दुलार मुझ पर ही उड़ेल दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, मेरी आदतें बिल्कुल खराब कर दी। अब इस उम्र में अपने आप को बदलना मेरे लिए नामुमकिन है, इसलिए मैं यहीं ठीक हूँ और तुम इसे भी अपना ही घर समझो। समझ लो कि उसी घर का एक्सटेंशन है ये। बच्चों को जब भी दादा दादी या नाना नानी किसी की भी याद आए तो वे यहाँ बेखटके आ सकते हैं। और अनु, चाचा जी मेरी ओर मुखातिब हुए, तुम्हें जब भी पीहर जाना हो यहाँ चली आना। इस घर पर तुम्हारा भी पूरा हक है। मतलब मम्मी अब हमारे पास नहीं रहेंगी? सीमा तो रोनी रोनी हो आई थी। हाँ बेटे, भाभी अब यहीं रहेंगी मेरे पास। बचपन में उन्होंने मुझे बहुत लाड दुलार दिया है, जीवन भर खटती रही हैं, लेकिन मुझे कोई कमी आने नहीं दी। उन्हें अब आराम की जरूरत है। लोग कहते हैं कि औरत कभी रिटायर नहीं होती,
पर मैं सोचता हूँ औरत को भी पूरा पूरा हक है निवृत्त होने का, अवकाश पाने का। तो मेरी भाभी मेरे साथ ही रहेंगी अपना अवकाश लेकर। बात एक तरह से वहीं समाप्त हो गई थी। हम लोग तो खाली हाथ ही पहुंच गए थे, पर चाचा जी ने सबको नेक दिया, मिठाई दी। बच्चे तो एकदम खुश हो गए थे, पर संजू सीमा एकदम गुमसुम हो गए थे। इन्हीं मनस्थिति में हम लोगों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने घरों की ओर मुड़ गए। बच्चे कार की पिछली सीट पर उनींदे से बैठे थे। सामने वाली सीट पर मैं भी चुपचाप बैठी थी। माँ पापा के लिए खुशी भी हो रही थी कि चलो अब वो अपना जीवन सुकून से बिताएंगे, पर एक अपराध बोध भी मन में जाग रहा था। हम उन लोगों को अपने साथ क्यों नहीं रख सके। एकाएक श्रीमान जी बोले, तुम्हारी भाभी रानी तो आज एकदम क्लीन बोल्ड हो गई। क्लीन बोल्ड क्या मतलब है आपका? अपने व्यवहार पर पछता रही होंगी। अच्छा खासा घर हाथ से निकल गया। कौन सा घर? अरे वही जिसकी पार्टी खाकर आ रहे हैं। पर उस घर का सीमा से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मैडम। अब सोचो, चाचा जी घर अपने साथ तो नहीं लेकर जाएंगे ना, किसी ना किसी को नामजद करेंगे ही, और पहला हक संजू लोगों का ही बनता है। पर सीमा रानी ने तो चांस गंवा दिया। काश चाचा जी से थोड़ा ढंग से पेश आई होती। बस भी कीजिए, मैंने खींच कर कहा। आज ही तो उन लोगों ने गृह प्रवेश की पूजा करवाई है और आज ही आप उनके जाने की तारीख निकाल रहे हैं। अरे मैं तारीख निकालने वाला कौन होता हूँ? वह तो हर एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही तय हो जाती है। मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि तुम्हारी भाभी रानी आउट हो गई हैं, तो अब तुम बल्ला संभाल लो और मैदान पर डट जाओ। ठीक से बैटिंग करोगी तो मैच जीत ही जाओगी। देखिए, मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे इस तरह के गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरों की प्रॉपर्टी पर लार टपकाने वालों में से मैं नहीं हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, एक अच्छा खासा घर भी है। घर तो है डार्लिंग, पर एक ही है, जबकि बच्चे दो हैं। बी प्रैक्टिकल मैडम। मैं हैरत से श्रीमान जी को देखती ही रह गई। अभी कुछ देर पहले जब सीमा ने कहा था कि चाचा जी ने एक बड़ा सा घर हमें दिलवा दिया होता तो सब लोग साथ ही रह लेते, सुनकर मैं तो शर्म से गड़ गई थी। छी, ऐसा मंगतापन। आज सीमा उन्हीं चाचा जी से मकान की फरमाइश कर रही है जिनके लिए उसकी शिकायतों का पिटारा कभी खत्म ही नहीं होता था। पता नहीं चाचा जी दिन में कितने कप चाय पीते हैं। मैं तो कप प्लेटें धो धोकर थक जाती हूँ। इस आदमी के खाने के इतने नखरे हैं कि क्या बताऊं। दीदी सच कह रही हूँ, कपड़ों का इतना ढेर निकलता है प्रेस के लिए, मेरा तो सारा बजट ही गड़बड़ा जाता है। इस आदमी का इतना भी आसरा नहीं है कि बच्चों को सौंपकर एक सेकंड भर के लिए भी कहीं आ जा सके। जिनके खिलाफ इतनी शिकायतें हैं, उन्हीं से एक बड़े से मकान की फरमाइश। इतना घटियापन। आज उन्हें अपने घर पे नहीं रख सकती आराम से, और उनके साथ महारानी जी उनके दिए हुए बड़े हुए घर में रहेंगी। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। और मेरी बगल में बैठा यह आदमी, मेरे श्रीमान जी, इन्होंने तो सीमा को भी मात दे दिया है। पहली फुर्सत में इन्होंने चाचा जी की वसीयत भी लिख डाली है। चाचा जी, गिद्धों की यह कैसी जमात है जो तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और शुभ रात्रि।